जो हमने दूसरा माइक मंगवाया है वो देख लेते हैं। जब कैमरा ऑफ था तो मैं सही दिखी। अच्छा, और आवाज और स्क्रीन में लैच नहीं है ना, ये बता दो। जी जी, बट खैर अगर ये आवाज, मैं अभी इस आवाज के साथ रिकॉर्डिंग कर भी लूंगा तो मैं बता भी दूंगा, तो ये रिकॉर्ड होगा तो फिर रिकॉर्डिंग के वर्जन में ऐसी आवाज आएगी जैसे आपको ऑनलाइन में आ रही है खराब वाली। तो एक सेकंड रुक जाते हैं भाई, अगेन सॉरी। मिला क्लास यानी ये देखो बात सुनो, ये भी फाइल लगाओगे ना, इसके ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड करने है, इसको लगाओ पहले, मैं यहाँ पे देखूँ डायरेक्ट आवाज जाके लगाओगे। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे यहाँ से आवाज सही करने दो ये वाली। यहाँ तो हो गया कनेक्ट। अच्छा, अब बताओ आवाज सही आ रही है आप लोगों को? हाँ सही है। अब सही है? अब तुम्हें इसको एडिट करना पड़ेगा। मैं एडिट कर दूँ। आप फिर भी बाई चांस रिकॉर्ड कर दो, मुझे क्या पता पड़े। नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा, मैं फिर भी पर रिकॉर्डिंग यहाँ से वीडियो आएगी। वीडियो ये वाली डाल दूंगा, वो वाली को डाल दूंगा। चलें जी यार, लावा तुझे जानी जल्दी से भाई, शुएब जल्दी फटाफट। काल लगाइए तुमने नेट की इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास तक तकरीबन कंटेंट्स ऑफ ऑडिट को क्या किया था, खत्म कर लिया था। अच्छा, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वो सिखाया था अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, पहले तो ये बता दो, क्या अदर मैटर पैराग्राफ के लिए किसी चीज का एफएस में डिस्क्लोज होना लाजमी है? नहीं। तो अच्छा, फिर अदर मैटर पैराग्राफ में तब देता हूं जब मुझे लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। मुंडी नहीं, मुंडी हाँ नहीं, फंडामेंटल नहीं, रेलेवेंट। बहुत बहुत इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। वो आपको अगर बोल देना कि ये लिखा हुआ है और ये जस्टिफिकेशन दी है सामने वाले ने, तो आपके मार्क्स गए। आप इतनी बारीकियों पे काम करें। मैं कह रहा हूं अदर मैटर पैराग्राफ तब जाएगा जब आप समझते हैं कि कोई ऐसा मैटर जो एफएस में डिस्क्लोज नहीं है बट वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है। पर आई थिंक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ऑडिटर की जिम्मेदारियों के लिए। ऐसा ही है भाई ऑनलाइन वालों, जल्दी बता दो, यहां तक किया था हमने। ओके, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कब होती है? जिस दिन तीन चीजें पूरी हो जाएं, आपको सबूत मिल जाए और सब्सिक्वेंट इवेंट आप कंसिडर कर लें। अच्छा, आप पहले मुझे बताओ, आपको पंचायत क्या सब्सिक्वेंट इवेंट क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज आपको पता लग जाए जो एफएस में अपडेट हो जानी चाहिए थी, जो कि हुई भी, तो आप वो करवा के एफएस साइन करेंगे। अदरवाइज फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जब बैठे हुए थे उस दिन तक तो आपने क्या किया। पहले तो यहाँ तक क्लैरिटी है, और फिर आप साइन कर लेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन लें। अच्छा, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना इसलिए लाजमी है क्योंकि वो एक एड ऑन एविडेंस है। आप जब सामने वाले से लिखवा लेते हैं तो वो मोहतात होकर लिख के देता है कि हाँ यार मेरे पे बल्ली है, क्योंकि जब साइन होंगे उस बंदे के तो वो कभी भी गलत बयानी नहीं करेगा। पहले तो यहाँ तक क्लैरिटी है। चलें जी, हमने कहा ये तीन चीजें हो गई। सिग्नेचर फर्म का पार्टनर अपने नाम से करेगा, फर्म के नाम से करेगा। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आएगा? अच्छा, पक्की बात है। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर का आप कह रहे हैं नाम आएगा, तो किस केस में? लिस्टेड कंपनी के केस में। पर पाकिस्तान में
हर कंपनी के केस में। तो ये वो बारीकियां हैं जो मैंने आपको कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सिखाई थी। आज की क्लास में हम ये देख लेते हैं बच्चों के, अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके का ओपिनियन दूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मुझे क्या डिसाइड करना है, मैं किस तरीके का ओपिनियन दूं। तो उसके लिए वो बोलता है कि भाई अपने आप से आप कुछ सवालात करें। पहला सवाल, क्या हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? पहला सवाल क्या है भाई? देखें, अब मैंने कंटेंट्स बता दिए ना, अब उन कंटेंट्स के बाद हम एक एक को पिक करेंगे और एक एक के ऊपर काम करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने समझ लिया रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कब कौन से केस में कहां कहां जाएगा, ऐसा ही है ना भाई? हमने यही सीखा ना, कब कौन से केस में क्या चीज किस वाली जगह पे जाएगी, ये हमने सीख लिया। पर अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं ऑल टुगेदर आपको रिपोर्ट के अंदर पहला एलिमेंट सिखा रहा हूं, डिसाइडिंग एन ओपिनियन, कि आप ओपिनियन किस नौयत का देंगे। अच्छा, आपकी जबान में अब तक मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड है, आपकी जबान में अब तक मॉडिफाइड। तो टू बी वेरी क्लियर कि हम जा कर रहे हैं, अभी तक आपने मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड सीखा, पर वो कहता ये है कि इफ यू आर गिविंग a modified opinion, if you are giving an unmodified opinion, you need to ask yourself कि आपको क्या sufficient appropriate audit evidence मिला या नहीं मिला। पहले बताओ, पहला सवाल सही है? चलिए जी, अगर आपको sufficient appropriate audit evidence मैं कह रहा हूं मिल गया, सही है, हम यहां पर लिख लेते हैं, हमने कहा रिसीव्ड। अच्छा, अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मुझे मिल गया तो उसमें दो केसेस होंगे जानी, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या नो मिस स्टेटमेंट। अब देखो, ये सोचने का ये जो तरीका मैं अभी बता रहा हूं ना, यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, ये पूरी ड्राफ्टिंग आपको हेल्प करेगी सवाल के सोल्यूशन के अंदर। अगेन बना लेते हैं, यहाँ पे उसको घसीट के थोड़ा सा आगे ले आते हैं इस साइड के ऊपर। मैंने कहा सर, वो सबसे पहले ये कह रहा है कि अपने आप से सवाल करें बिफोर गिविंग एन ओपिनियन कि आपको क्या मिल गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, मैंने पहले देखो कॉलम क्या बनाया, रिसीव्ड। अगर मैं रिसीव कर चुका हूं तो फिर रिसीव जब सबूत मिला होगा तो मुझे उससे दो चीजें पता लगी होंगी, या तो मिस स्टेटमेंट है या तो मिस स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, वो कहता है अगर मिस स्टेटमेंट है तो आपको ये तो नहीं पता कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, नहीं पता, गलत। देखो, ये यहाँ पे चुप हो गए ना, आपको ये नहीं पता कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं बताया। बोला आप अपनी होशियारी नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ मिस स्टेटमेंट होती क्या है। अब वापस सुकून से एक स्टेप पीछे आ जाओ, क्योंकि देखो ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है, और मैंने जितने भी लोगों से फीडबैक लिए वो यही कहते हैं कि सर अगर हमें बारीकी से चीजें पता है ना तो हम कर सकते हैं इसको पास, पर आपने इतनी सी भी नेग्लिजेंस की तो गया ये पेपर हाथ से। तो सुकून से समझते हैं। मैंने कहा भाई कंटेंट समझ आते हैं, ओके। फिर मैंने कहा ओपिनियन की बात कर रहे हैं अभी हम, और ओपिनियन के अंदर सबसे पहले बोल रहा है होशियारी नहीं करना, सबसे पहले ये देखो क्या आपको सबूत मिल गया। तो जो दो जवाब आएंगे, हाँ या ना। अच्छा, सबूत मिल गया तो सबूत में दो चीजें पता लगी होंगी, आइदर देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, आइदर देयर इज नो मिस स्टेटमेंट। ये भी बात समझ आती है। पर साहब ये तो बताया ना मिस स्टेटमेंट का मतलब कैसे, अब तक तो समझ आ रहा है गलती, अब तक तो समझ आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती। तो सर एक सवाल या निशान में यहां पे बना देता हूं कि वी नीड टू नो व्हाट डज इट मीन बाय मिस स्टेटमेंट। तो जब समझ आ जाएगा मिस स्टेटमेंट क्या है, तो किसी भी सवाल में वो हुई तो मैं कहूंगा दिस इज अ मिस स्टेटमेंट, और अगर वो नहीं है तो नो मिस स्टेटमेंट। पहले बताओ बात क्लियर है? मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए आराम से भी कह सकता था आईएफआरएस की कंप्लायंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानों की तरह सीखना है, आईएफआरएस की कोई कंप्लायंस नहीं, आपके ऊपर लोकल लॉज भी अप्लाई होते हैं, फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल सब अप्लाई होता है। तो हमको उन पैरामीटर्स से देखना है। पहले बताओ कहानी समझ आई कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट होती क्या है। अगर आपको इसी चीज की तमीज नहीं है कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है तो क्या आप ओपिनियन दे पाएंगे? तो यानी अगर किसी सवाल के अंदर या किसी कंपनी के अंदर आप ये कहें कि किसी कंपनी में किसी सवाल में मिस स्टेटमेंट है और आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो क्या आपका ओपिनियन सही जाएगा?
या गलत चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्टली यू नीड टू नो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मिस स्टेटमेंट। तो अभी हम पहले सेक्शन पे आए ओपिनियन के ऊपर, इसके आगे बात करते हैं। खैर, इसको अगर आगे लेके जाऊं मैं, तो मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हाँ भाई, नॉट रिसीव, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते थे, हाँ जी, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते थे भाई? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब वो कहता है कि ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप लिमिटेशन कब कब आती है। तो अब सवाल ये आ गया कि सर अगर आपको किसी सवाल में मिस स्टेटमेंट दिख जाए तो हम कहेंगे सबूत तो मिल गया, तो सवाल में क्या थी? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, अभी हम वैसे पूरी पिक्चर क्लियर करूं तो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ओपिनियन क्या देना है, और शॉर्ट में कहूं तो मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, ये बात चल रही है। अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी हम डिसाइड क्या करने लगे कि ओपिनियन क्या देना है। पर उससे पहले अपने आप से एक सवाल करना है, क्या सबूत मिला? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मिस स्टेटमेंट नहीं, सबूत मिला। अच्छा, सबूत मिला या नहीं मिला? सबूत मिला तो या तो सब सही है या नहीं है। अच्छा, सब अगर सही नहीं है तो मिस स्टेटमेंट है, और अगर सही है तो मिस स्टेटमेंट। पर अभी ये सवाल या निशान है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मिस स्टेटमेंट। अच्छा, फिर मैं अगर ये कहूं कि सबूत नहीं मिला तो अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, जब वो कह ये रहा है कि भाई जब सबूत नहीं मिला तो आप इसको स्कोप लिमिटेशन कहते हैं, तो वो कह रहा है कि आप इसमें भी होशियारी नहीं करें, ये भी मैं बताता हूं कि स्कोप लिमिटेशन होती क्या है। तो हम अब सबसे पहले सीखेंगे आज की क्लास में मिस स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या सीखेंगे? मिस स्टेटमेंट। चलें जी, आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर यहां पे लिखते हैं व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। अच्छा, वो सिंपल जबान में कहता है मिस स्टेटमेंट इज द अमाउंट, मिस स्टेटमेंट इज द दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर और प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ज्यादा हो गया ना? सुकून से समझते हैं उसको। सुनो, मैंने ये कहा, पहले उर्दू में समझ लेते हैं क्योंकि तुम लोग जैसे मुंह बना रहे हो ना, मुश्किल हो जाएगी इधर। मैंने ये कहा मिस स्टेटमेंट वो चीज है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, अकाउंट फॉर या डिस्क्लोज, अकाउंट फॉर या डिस्क्लोज एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये इतनी अहम बात है कि तुम लोगों की सोच है, सुनना है इधर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे लिख भी देते हैं हल्का सा उसको। मिस स्टेटमेंट कब होगी? डिफरेंस बिटवीन दी अमाउंट presentation and disclosure that is required as per applicable financial reporting framework। अच्छा भाई, वापस से, अभी हमने मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन उठाई है। बोल ये रहा है कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट डिफरेंस होता है दो चीजों के बीच में। अच्छा, पहली चीज लिख दी है मैंने, अब यहां पे उसको थोड़ी अलहदगी में लेके जाते हैं। बिटवीन द अमाउंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दैट इज, क्या लिखा हुआ भाई आगे? रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊं तो पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो आपका है एक IFRS और दूसरा कंपनीज एक्ट। अब बात समझिएगा, आपको कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि आपने ये XYZ डिस्क्लोजर देना है। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूं क्योंकि आपने अभी FAR 2 में वो चीजें की नहीं है, जिसने की भी है उसको फौरन से पिक हो जाएगा।
आपने पीपी का नोट बनाना सीखा है FAR 1 में, ऐसा ही है। पीपी के नोट के अंदर कॉस्ट की मूवमेंट, अक्यूमुलेटेड की मूवमेंट आती है। पर आप, ये तो रिक्वायरमेंट हो गई IFRS की। अब कंपनीज एक्ट आपको ये कहता है कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से बिल्डिंग, वो कहां सिचुएटेड है ये भी बताओ। क्योंकि हम मतलब ऐसे मुल्क में बैठे हुए जहां पे चोरी चकारी आम है, तो ये IFRS की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये रिक्वायरमेंट किसकी है? अच्छा, कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि भाई कंपनी जब आप, अच्छा ये टेक्निकली टैक्सेशन से लॉज निकले टेक्निकली सारे, आप किसी भी कंपनी का टैक्स रिटर्न जब फाइल होता है ना, तो उसके लिए उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल होती है। तो ये भी देखा जाता है कि भाई आप ये बता दें आपके असासे कहां कहां मौजूद हैं, तो ये भी बताया जाता है। तो खैर समझने की बात यह है, टू हैव अ क्लियर व्यू, मुझे कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि अगर आपकी 3 बिल्डिंग्स हैं और 3 ऑफिसेज है बिल्डिंग्स में, तो बता दें वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कितने एकड़ पे मुश्तमिल है, वहां पे काम क्या होता है। अब काम तो जैसी बात है, ऑफिस ही है तो काम ही होगा ना। पर खैर वो बताता है कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, सेलिंग के लिए, एडमिन के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, व्हाट्सएवर। अभी एक फैक्ट्री साइड पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहां पे एडमिन का काम होगा या मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो बोलता है पर्पस बताओ। पर खैर ऑल टुगेदर मैं आप सबसे ये बात पूछता हूँ यकजहती के साथ, बताओ ये रिक्वायरमेंट किसकी है? पर अगर मैं ब्रॉडर टर्म में कहूं तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये कहना तो गलत है ना कि IFRS के हिसाब से नहीं है, बेवकूफी है, बेवकूफी है ये कहना, गलत है कि IFRS के हिसाब से। आज कहेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत है। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा, अब डेफिनेशन को कंटिन्यू करता हूं। पहले ऑनलाइन वालों बता दो यहां तक क्लियर है जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी बता दो भाई, क्लियर है? गुड, बेहतरीन। अब आगे से देखो, डिटेलिंग इसलिए है क्योंकि वो उसका दिमाग घूमेगा ना, वो आपसे, मैं मतलब अभी खैर ये रिकॉर्ड हो भी जाएगा खैर, पर ये है कि मेरी डिस्कशन चल रही थी अभी ICAP के रिलेटेड कुछ लोगों से ही, तो उसके अंदर उन्होंने कहा यार वी आर ऑल टुगेदर चेंजिंग द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पहले के पेपर में आपके पेपर में जमीन आसमान का फर्क है, सोचने की सलाहियत नहीं है ना अगर, तो आप गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सवाल करे कि भाई दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड to be disclosed as per IFRS, but the management is saying that this is not required as per IFRS. तो क्या ये मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? बात समझें। आपको बोलेगा देयर इज अ सिनेरियो, उस सिनेरियो में आपको डालेगा, बोलेगा यू आर द ऑडिट मैनेजर या ऑडिट सीनियर ऑफ XYZ कंपनी, आपने एक चीज रिकमेंड की है और आप कह रहे हैं कि भाई ये चीज डिस्क्लोजर कंपनी एक्ट के तहत रिक्वायर्ड था, जो कि मैनेजमेंट कह रही है IFRS के तहत रिक्वायर्ड नहीं है। तो प्लीज व्हाट वुड बी योर स्टांस, प्लीज सजेस्ट करें बीइंग अ मैनेजर अपने सीनियर को कि क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो आप बोलोगे मेरे को खुद नहीं पता, उसको क्या सजेस्ट करूं? समझने की बात तो ये है। तो खैर आप इस बात को समझें। अगर आपसे क्लाइंट बहस करे ना, मैं आज आपको आज की एग्जांपल देता हूं क्योंकि कहानियों में ही ऑडिट सीखना है आपने। आज की एग्जांपल देता हूं। मैंने क्लाइंट को ये कहा कि भाई आपने एक चीज यहाँ पे नहीं बताई हुई, जब भी आप अपने पीपी को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं तो आपने एक चीज तो सीखी होगी ना, उसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बताते हैं। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसकी है? IFRS की। वापस से आप बहुत सुकून से बात समझिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत बारीकियां वो एक एक बारीकियां सीख सीख के आगे जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। अगेन मैंने ये कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई, मैंने क्लाइंट को आज कहा कि भाई आपने अगर एसिड रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है तो आपने ये भी बताना है कि अगर ये एसिड रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना होता तो इसकी अमाउंट क्या होती। तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। उसने कहा भाई डाली भी तो है। मैंने कहा आगे तो सुन, ये बता रहा हूं। मैंने कहा भाई और तुमने एक चीज नहीं डाली, इसकी FSV, अब ये तो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। अच्छा, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू का मतलब यह है कि अभी तुम दस्ती बेचो ना, उसके कितने पैसे मिलेंगे। तो सर ये क्या बात हुई, फेयर वैल्यू उसमें फर्क है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कार बेची है, सही है जी। अच्छा, मैं अपनी कार उसी वक्त बेच रहा था तो मुझे पैसे मिल रहे थे कम, और मैं थोड़ा सा रुक के बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि ऐसी बात है आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट बायर। नहीं है ये बात समझ? नहीं आ रही ना? तो फर्क क्या है FSV के अंदर नॉर्मल फेयर वैल्यू के अंदर? उसमें टाइम होता है तो आपकी वैल्यू उतनी मिल जाएगी जो उस एसेट की बनती है, जो उस एसेट की बनती है, और उस एसेट के पैसे नहीं मिलेंगे जब जब आप उसको जल्दी बेचोगे। पहले बताओ दोनों में फर्क क्लियर है? खैर, अब मैंने उसको कहा भाई तुम FSV बताओ, तो क्लाइंट कह रहा है, प्लीज सुनिएगा,
क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं दूंगा ये डिस्क्लोजर, आईएफआरएस के तहत रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम आपके नोट नंबर 1 पे चलते हैं। नोट नंबर 1 पे या 2 पे कंपनी लिखती है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। क्या लिखती है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फाइनेंशियल्स खोलिएगा, मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ने को कहा था, चौसी तुम लोगों ने देखी? ईएफयू की देखी स्पेसिफिकली? ईएफयू जनरल की ऑडिट मैटर किस पे दिया था मैंने? यार तू तो बात भी छोटी करता है, सारी चीजें छोटी इधर। खैर अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, फौरन से जल्दी से बताओ मुझे। मजाक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को पता सटक जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, ऑडिट का पेपर है, पास करना है। इधर हुजूर सस्ती कॉमेडी नहीं, कोई अच्छी चीज ला तो हंसूंगा भी, तालियां भी बजाएंगे। इधर क्या है? इधर अच्छा खैर प्लीज, अभी अभी बिल्कुल तफरी नहीं है, अभी फौरन से समझो मेरी बात को। खैर अभी काम की बात चल रही है ना, तो फिर सस्ती कॉमेडी ले आता है बीच में। इधर खैर मुझे आप एक बात बताएं, मैंने आपको रीड करने को कहा था, उसके अंदर की ऑडिट मैटर दिया गया था इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी, कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी होती हैं और पॉलिसी होल्डर लायबिलिटीज के ऊपर, क्लेम्स के ऊपर, क्योंकि क्लेम बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा है ना? तो क्या आपको नहीं लगता ऑडिटर का फोकस रहा होगा क्लेम के ऊपर, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड? तो खैर वो अपनी जगह है, आपको देखना चाहिए वो, प्लीज आप देखिएगा उसको, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। खैर आगे, खैर अभी मैंने क्लाइंट को ये कहा कि भाई आप एक काम करें, आप इसमें डालें। मैंने कहा नोट नंबर 2 पे जाओ। नोट नंबर 2 पे क्या उसने लिखा हुआ था? These financial statements have been prepared in accordance with, बात समझिएगा, नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? These financial statements have been prepared in accordance with, नहीं फजूल बात की ना फिर, in accordance with financial and accounting framework as applicable in Pakistan. Financial and accounting framework as applicable in, फिर नीचे लिखता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग। पहले लिखा आईएफआरएस और फिर लिखा कंपनीज एक्ट, और फिर लिखा कि इन दोनों के बीच में अगर कोई पंगा हुआ तो कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। ये किसने लिखा है? क्लाइंट बोलोगे, अभी क्लाइंट बोलना, किसने लिखा है? क्लाइंट ने। मैंने बोला भाई आप खुद बोल रहे हैं कि मैंने ये अकाउंटिंग जो की हुई है किसके तहत की हुई है? फ्रेमवर्क के तहत। फ्रेमवर्क के अंदर कितनी चीजें हैं? मैंने कहा पहले तो आपको बेटा दोनों से कंप्लाई करना है, और दोनों की कंप्लायंस में कोई फड्डा हुआ तो प्रिवेल क्या करेगा? कंपनीज एक्ट। बोला अच्छा यार क्या तो सही रहे हो। तो अब मुझे बताओ, अगर ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछे तो आपकी तो धज्जियां हो जाएंगी दिमाग की, क्योंकि आपको तो ये डिटेलिंग नहीं पता ना। तो इस केस में आपको एग्जामिनर को सजेस्ट करना होगा कि सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग फ्रेमवर्क, यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, that is IFRS as well as, hence non-disclosure of FSV constitutes a misstatement. Constitutes a, अब देखो ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद था ड्राफ्टिंग सिखाऊं। भाई किसी को बता रहे हो ना तो किसी को बताओगे ना कि देखो ये तो मैंने उसको क्या किया, मैंने बोला तुमने फाइनेंशियल किसके तहत बनाया? IFRS और कंपनीज एक्ट तुम्हारा फ्रेमवर्क है, और इसको ना बताना मतलब तुमने उससे कंप्लाई, तो जब तुमने उससे कंप्लाई नहीं किया तो ये क्या है? अब इस डेफिनेशन को कंटिन्यू करूंगा तो इंशाल्लाह कोशिश है दिमाग में चिपक जाएगी। कर ले कंटिन्यू आगे। अब रीड करते हैं इसको, आप मेरे साथ रीड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहले बताओ यहां तक हो गया? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और यहां पे हम आगे लिख देते हैं एंड द अमाउंट प्रेजेंटेशन एंड हैज बीन, सिंपल कह रहा है वो, जो चीज हुई भी है और जो होनी चाहिए उन दोनों का डिफरेंस क्या है? मिस स्टेटमेंट। बट जो चीज हुई भी और जो होनी चाहिए आपके हिसाब से नहीं, फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो इसके लिए दैट मींस कि यू नीड टू हैव अ क्लियर ग्रिप ऑन फ्रेमवर्क, यू नीड टू हैव अ क्लियर ग्रिप ऑन फ्रेमवर्क। चलो एक और चीज पूछते हैं आपसे, फ्रेमवर्क की बात आ गई ना, तो फ्रेमवर्क का मतलब है आपको कंपनीज एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए और आईएफआरएस की। आईएफआरएस में तो तुम चैन हो, ऐसा ही है ना?
खैर, और कंपनीज एक्ट तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, अभी कर रहे हो ना। तो वो जो रेलेवेंट चीज है यहाँ के रिलेटेड वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो वो जो तुम कर भी रहे हो, सीख भी रहे हो, तो वो टॉपअप है। वहां पे तुम सीख रहे हो, यहाँ पे अप्लाई करोगे। पहले मतलब दोनों चीजें क्लियर है? चलें जी। अब ऐसा नहीं है कि पूरा कंपनीज एक्ट आप पे लग रहा है। यहाँ पे आपको पंचायत जो करनी है ना, कंपनीज एक्ट के उन प्रोविजन से रिलेटेड जो कि एफएस से रिलेट करते हैं। अब ऐसे आप बात समझिएगा, आप क्लाइंट के पास गए, आप अच्छा लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए? 7 मिनिमम। आप क्लाइंट को बोल रहे तेरी रिपोर्ट में क्वालिफाई कर दूंगा, 7 डायरेक्टर नहीं है। अगर बोलेगा तेरा दिमाग खराब हो गया है, मतलब भेजा चल रहा है नहीं चल रहा? 7 डायरेक्टर का मेरी कंपनी से क्या ताल्लुक है, मेरे फाइनेंशियल से क्या ताल्लुक है? भाई वो मेरी कंपनी की नॉन कंप्लायंस है, मैं पेनल्टी भरूंगा। मैंने प्रोविजन बुक किया हुआ पेनल्टी का, जा तू कर ले जो करता है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? नहीं। क्यों मिस स्टेटमेंट नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट। अच्छा, एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं की, भाई पेनल्टी बुक कर। अच्छा, एजीएम की पेनल्टी नहीं बुक करी है, क्या है वो मिस स्टेटमेंट है। अब देखो, आप बात समझे कनेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में आपने लॉज एंड रेगुलेशन को भी समझा था। वो इसलिए तो समझा था कि आपको पता तो लगे कि लॉज एंड रेगुलेशन के कौन से एक्सपेक्ट्स मेरे एफएस पे लगते हैं। पहले बताओ, क्लैरिटी आई? यानी सर अभी हमने मिस स्टेटमेंट का अगर तस्करा किया तो आप बोलेंगे सीधी जबान में, मिस स्टेटमेंट इज द अमाउंट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दैट इज required as per applicable financial reporting framework and the amount presentation and disclosure that has been done। दोनों का डिफरेंस क्या है? स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसको जरा हम ना आसान करते हैं। ये तो हो गई ना बात, लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो गई ताकि आप रीड करें तो आपको समझ आए। आईएनजी डेफिनेशन की बात करते हैं। वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ selected accounting policies not correct। पहला, बहुत सुकून से समझिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट करेक्ट। बहुत सुकून से समझिएगा, मैंने ऊपर बता दिया ना। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब ये कि आपने पॉलिसी ऑप्ट की हुई है कि आप अपने पीपी को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे, की हुई है। और आपने जब रीवैल्यू कर लिया तो डिवाइड कराना चाहिए था आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। उसने उसको डिवाइड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से नहीं करवाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या उसने अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट की है, क्या वो गलत है? पर वो उससे उसकी एप्लीकेशन, देखो आप लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट करेक्ट। यानी अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन सही है बट उसकी एप्लीकेशन क्या है? गलत है। तो उसको हम वैसे सादा खुशबू जबान में कहेंगे कि भाई उसने अकाउंटिंग गलत की हुई है, उसने अकाउंटिंग। अच्छा, अब एक और भी गलती है, पॉलिसी इज नॉट एज पर फ्रेमवर्क। पॉलिसी इज नॉट एज पर फ्रेमवर्क, बात समझिएगा। अच्छा, ये वो कहने को तो मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है, मैं बोलूंगा भाई ये मिस स्टेटमेंट है, मतलब गलती हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाना, पर उसको समझ लो कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। दूसरी एग्जांपल, वो कह रहा है पॉलिसी इज नॉट एज पर फ्रेमवर्क। अच्छा, आपने वेटेड एवरेज मेथड देखा है, फीफो देखा है? लीफो का तो नामो निशान नहीं है, ये लीफो पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहाँ पर क्या सिलेक्शन एप्रोप्रिएट? सिलेक्शन ही एप्रोप्रिएट नहीं है। यानी आप कह रहे हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो यूज कर रहा है वो आईएफआरएस में कहीं भी अलाउड नहीं है, बात समझे? यानी एक तो है कि भाई चीज अलाउड है, उसमें गलती की हुई है। दूसरा क्या कह रहा है? सिलेक्शन ही गलत है। सिलेक्शन ही क्या है? गलत है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे ला सकते हैं? क्यों? बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हो तो अलाउड है, अदरवाइज चेंज इन पॉलिसी अलाउड नहीं है। तो ये तो मना है ना। तो मैं कह रहा हूं क्या ये सिलेक्शन आप कर सकते हैं? नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अच्छा, आपने इक्विटी सिक्योरिटीज खरीदी, इक्विटी सिक्योरिटीज में कितने मॉडल अलाउड है?
फेयर वैल्यू थ्रू और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो तीन कहां से होगा भाई? इक्विटी सिक्योरिटी, इक्विटी दो है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल मुझे अलाउड है। अच्छा, अब तुम लोग बताओगे इन दोनों में से क्या है? उसने कॉस्ट मॉडल ऑप्ट कर लिया। हाँ जी, पहला वाला है, दूसरा वाला है। अच्छा, पॉलिसी इज नॉट एज पर फ्रेमवर्क, पॉलिसी इज नॉट एज पर, मैं आईएफआरएस का वर्ड यूज कर रहा, कंपनी एक्ट भी है इसलिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कवर्स बोथ। क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड। आगे सुन, मैंने कहा उसने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की अकाउंटिंग की हुई है और फेयर वैल्यू को गेन आया पीएनएल में डाल दिया। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट करेक्ट, पक्की बात है। तो यानी आपको ये अंग्रेजी समझ आई? यानी समझाने का ये सिर्फ मकसद इसलिए था कि कभी बुक रीड करो या कुछ रीड करो या कोई ऐसे जार्गन, जब फॉर्म में जाओगे तो आपको पूरे मैनुअल्स मिलते हैं, तो उन मैनुअल्स का मतलब समझ आना चाहिए कि उन मैनुअल्स के अंदर ये चीजें लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या निकलता है। पहले बताओ, पॉलिसी के रिलेटेड मसले समझ आ गए? चलें जी आगे। मैंने कहा सर ये तो हो गई पॉलिसी की कहानी, इसको हम यहाँ खत्म करते हैं। अब हम आ गए डिस्क्लोजर रिलेटेड। अच्छा, अब आगे मैंने आपको दो तीन चीजें पहले भी सिखाई हैं, यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ। हमारी कंपनी के ऊपर, ये है हमारी कंपनी, सही है जी, और ये हमारे हैं कस्टमर बाबू। इन्होंने इस कंपनी पे कर दिया भाई केस, बट हमारा लॉयर ये कह रहा है, बहुत सुकून से समझिएगा, हमारा लॉयर इसी पूरे गेम में मैं आपको कहानी सिखा दूंगा, तो सुकून से समझना इस बात को। हमारा लॉयर हमें ये कह रहा है कि भाई ये जो आपके ऊपर केस हुआ है, तो इसके आपको लूज करने के चांसेस, सही है जी, 44% है। 44% मतलब नॉट, क्योंकि 50% होता, 50% प्लस होता तो लाइबिलिटी बन जाती। तो भाई आप हाँ नहीं आना है ना, मतलब ज्यादा उस तरफ है आपका पल, तो आप वहां पे चले जाते हैं। खैर, इस केस के अंदर आपको आपका जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या आपका ओवरऑल फ्रेमवर्क है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो आपको कहता है यू नीड टू डिस्क्लोज दिस लायबिलिटी। ऐसा है? खैर, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये हो गया नॉन डिस्क्लोजर। वो कहता ये है नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो अ मिसस्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो अ मिसस्टेटमेंट। अच्छा भाई, तो अगर मैंने कहा, मैं यहां पे लिख दूं नॉट डिस्क्लोज, दिस विल कंप्राइज मिसस्टेटमेंट। बात समझिएगा, अभी गेम समझाता हूं, गेम समझाता हूं, सुनिएगा। हाँ, इधर आप ये तीन चीजें समझाऊंगा यहां से। पहला क्या है? नॉट डिस्क्लोज। अच्छा, डिस्क्लोज रिक्वायर्ड, यहां पे लिख देते हैं। डिस्क्लोजर क्या है भाई? रिक्वायर्ड है, यहां पे लिख देते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। हमने कहा भाई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, और अगर मतलब मैंने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये क्या है? मिसस्टेटमेंट। अच्छा, यानी कहने का, सिखाने का मतलब ये था कि डिस्क्लोजर ना देना भी एक मिसस्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर ना देना भी एक मिसस्टेटमेंट। अब एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। डिस्क्लोजर दे दिया, यहां पे लिखते हैं डिस्क्लोज, बट डिस्क्लोजर के साथ उसने उसके अंदर जो अमाउंट लिखी, जो एक्सपेक्टेड पेनल्टी लग सकती है, वो गलत लिखी। मिसस्टेटमेंट, पक्की बात है। वापस से मैंने कहा डिस्क्लोजर देना है, बोल रहा है मैं दे रहा हूं, उसके अंदर जो कहानी लिखी वो कुछ और लिखी। देखो, द डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द डिस्क्लोजर दैट हैज बीन गिवन, दोनों का डिफरेंस क्या है? स्टेटमेंट तो डिस्क्लोजर भी तो कवर किया है ना ऊपर, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं कवर की, अकाउंटिंग के साथ साथ डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन भी। देखो तीन चीजें हैं, मैं अभी भी उस बात पर स्टिक हूं, मैं तो आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। मैं डायरेक्ट सवाल पे तो नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सोचने का सलीका दे रहा हूं कि हाँ भाई डिस्क्लोजर ना देना भी मिस स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर का गलत देना भी मिस स्टेटमेंट। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? चलें जी, यानी आपको बात होगा ऐसा मिलेगा, मैं बहुत फटेगी ऐसे क्लाइंट पे, क्लाइंट को मैं कह रहा हूं कि भाई
आप पे केस फाइल हुआ है इतनी अमाउंट का, और आपका लॉयर कह रहा है कि खैर लेट से 200 मिलियन का केस फाइल हो गया, आपका लॉयर कह रहा है कि ऐसे केसेस में पिछले सालों में तुम्हारे खैर जीतने के चांसेस है 44%, यानी यूं ये कह लो कि भाई तुम्हारे हारने के चांसेस 44% यानी 50% से कम है। पर अगर तुम हारे तो इसके ऊपर यूजुअली जो पेनल्टीज आई हैं वो 150 मिलियन तक की आई हैं। तो वो लॉयर लिख के दे रहा है तो ये डिस्क्लोज होना चाहिए ना। अच्छा क्लाइंट कह रहा है, अच्छा क्लाइंट ने अंग्रेजी लिखी, वी आर ऑफ द व्यू दैट इन आवर जजमेंट वी विल पे 10 मिलियन रुपीज। तो भाई तू कौन होता है भाई बोलने वाला? तुम इतने एक्सपर्ट है, तुमने उसको अपॉइंट क्यों किया? पहले तो बात समझ आ रही है। तो खैर समझने की बात यह है कि हमने फिर उसको कहा भाई तुम्हें मिनिमम क्या डिस्क्लोज करना है। अच्छा वो बोल रहा है यार वो शेयर होल्डर तब जाएंगे हमके ऊपर, डायरेक्टर तब जाएंगे। मैंने कहा मैं क्या करूं, गलती तुम्हारी थी भुगतो। तुम्हें मैं ये तो नहीं कह रहा कि रिकॉर्ड करो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, बोल रहा भाई डिस्क्लोजर भी बड़े मसले हैं, डिस्क्लोज करना भी तो पूछेगा ना शेयर होल्डर, ये क्या है भाई मेरी कंपनी में क्या चल रही है, क्यों केसेस हो रहे हैं, क्या मसला है ये, क्यों ये फटीके चल रही है भाई, इसको रिजॉल्व करो तुम। पहले तो बात समझ आई। तो खैर डिस्क्लोजर ना देना भी मिसस्टेटमेंट, और डिस्क्लोजर का अप्रोप्रिएट ना होना भी, वो सिंपल जबान में लिख देते हैं व्हेन डिस्क्लोजर इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हेन डिस्क्लोजर इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हेन डिस्क्लोजर इज नॉट गिवन। दो तरीके की हो गई जी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट अभी 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 एक चीज, हाँ डिसीजन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस। क्योंकि शेयर होल्डर बोलेगा भाई इतने केसेस से भरी हुई कंपनी है, कल को ये लगी तो मेरे शेयर प्राइस क्या होगी, नीचे हो जाएगी, तो मैं तो नहीं डाल रहा साथ में कंपनीज में। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो क्या इन्फ्लुएंस होगा, डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, तभी तो वो क्या कहलाएगी, मटीरियल। मटीरियल क्लियर है क्या? आगे आगे जी। अभी अगली बारी वही है, अगली चीज वही है, उसी पे बता रहा हूं, सही है। इनके सवाल से ही जवाब निकलता है, बात समझिएगा। क्लाइंट को एक अकाउंटिंग करनी थी, बात समझिएगा, क्लाइंट को एक अकाउंटिंग करनी थी, केस हार गया, लॉयर कह रहा है 55% चांसेस है तुम्हारे हाथ से केस गया, तो उसको प्रोविजन करना चाहिए। अच्छा बात समझिएगा, उसने प्रोविजन करने के बजाय वो कह रहा है जानी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ना, तू एम्फेसिस दे दियो, बोला तू एम्फेसिस दे दियो, देखें लोग कि भाई ये देखो ये है। मैंने बोला भाई अब तुम इसमें से कोई अंग्रेजी बता देना, मतलब मजा आ जाएगा, दिल जीत लेगा वो। वापस से मेरी कहानी सुनना, तुम लोग बता सकते हो ऑनलाइन वालों। मैंने क्लाइंट को क्या करो, अकाउंटिंग करो, वो क्या कह रहा है, और बोल रहा है डिस्क्लोजर करके एम्फेसाइज भी दे दो, मसला नहीं है भाई बैठा हुआ, कोई इशू वाली बात नहीं। बोलना तो अंग्रेजी में बोलना, नहीं नहीं नहीं, बोलना तो अंग्रेजी में बोलना। अगर ये सूरत हाल में दे दूं तो आपका इसका जवाब क्या होगा एग्जाम के अंदर, सोच क्या बिल्कुल। तो तुमने सही बोला थोड़ा सा, पर तुमने आगे से चोरंगी यूं पकड़ ली। सही के सही जा रहा था, हाँ जी कोई अंग्रेजी निकाल दिमाग से, सिखाया है मैंने। ये पूरा सिनेरियो दे दूं और वो पूछे आपसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन, ये सिखा चुका हूं। देखो अगेन सिचुएशन रिपीट करता हूँ, सही है, एब्जॉर्ब करो उसको। मैंने कहा क्लाइंट ने एक अकाउंटिंग करनी थी, लॉस बुक करना है, प्रोविजन बुक करना है, वो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्लोज। और डिस्क्लोज करके कह रहा है तुम्हें जानी तुम एम्फेसाइज करा दो, बताओ शेयर होल्डर को तो ये है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो सही कह रहा है? तो ये तो हाँ या ना में तो आप कह दोगे ना, पर इसको एग्जामिनर को बयान करना होगा तो कैसे कहोगे? अच्छा अब तुम अपने आप से एक सवाल पूछो। देखो मैं वैसे ही सिखाने के लिए, बहुत अच्छी बात है तुमने बोला, पर मैं सिखाने के लिए, इन्होंने कहा पर तुम्हें दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही ना, पर जब दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही तो लिखोगे तो वो भी गलत है, ऑल टुगेदर गलत है। सही है जी। तो हाँ आप बोलो। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। हाँ बिल्कुल सही है, आप सही है। वेरी गुड, ये बिल्कुल इन्होंने बोला कि भाई दिस अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन एज अ, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसस्टेटमेंट। एंड अब मैं कनेक्ट करूं, अब कनेक्शन ये बनता है
कि एम्फेसिस ऑफ मैटर, इसका सवाल का जवाब क्या पता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर इज ओनली अलाउड व्हेन दैट मैटर डज नॉट पर्टेन टू मॉडिफिकेशन। व्हेन दैट मैटर डज नॉट पर्टेन टू, आप मुझे बता दो, ये नहीं लिखा हुआ उसमें? लिखा हुआ है, देखो एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब मैं इसको और डिफाइन करूं थोड़ा सा, इसको लिखने का तरीका ये होगा जैसा सामने वाले को बोल रहे हो। ऑल्दो मुझे पता है ये डिस्क्लोज है, ऑल्दो द मैटर हैज बीन डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे इसको यूं समझो जैसे आज मैं बोर्ड ऑडिट कमेटी में होके आया ना, तो वहां पे भी हमसे ये सवाल चल रहे थे, यार आपने ये कर दिया ये वो, तो खैर हमने क्या बोला? ऑल्दो द मैटर हैज बीन डिस्क्लोज इन दी financial statement, but emphasis of matter is only required when that matter does not pertain to modification. Since this matter is a case of modification, we have to modify our opinion instead of being given as a emphasis of matter paragraph. पहले तो बात समझ आई? तो आपने शुरू कहां से करना है? आपने बोलना, देखो अभी तो लिखना सिखाऊंगा, तो ऐसे ही थोड़ी ना 15-20 नंबर का सवाल आता है और वो चंक्स में आता है, तो ये सोचने की सलाहियत है। मैंने तभी इतना काम किया है बेसिक्स पे तुम्हारी। मेरा क्या है, मैं भी आज बोलता तुम बोलते हो तो सवाल सॉल्व हो रहे हैं, बट सोचें इसकी रिक्वायरमेंट पता है क्या होती है ऐसे सवाल की? वेदर यू विल एग्री टू गिव एम्फेसिस ऑफ मैटर और नॉट। बात समझ आई? वेदर यू विल एग्री टू गिव एम्फेसिस ऑफ मैटर और नॉट। तो आप क्या कहेंगे? ऑल्दो द मैटर हैज बीन डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट emphasis of matter is only given when that matter does not pertain to modification. So in this case we are required to modify our opinion instead of giving and emphasizing that matter. पहले तो बात क्लियर है? चलिए जी, खैर अब इस पूरी कहानी से पता है क्या सीखने को मिला? इस पूरी कहानी से ये सीखने को मिला कि अननेसेसरी डिस्क्लोजर भी मिसस्टेटमेंट होती है। यानी एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था नहीं, दे दिया, वो भी क्या है? मिसस्टेटमेंट है। बात क्लियर हो गई जानी तुम्हारी? अच्छा भाई, हम यहां पे लिखते हैं डिस्क्लोजर गिवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। पहले तो बात समझ आई? यानी सर अभी आपने मिसस्टेटमेंट सीख ली दो तरीके की, या तो अकाउंटिंग की गलती या डिस्क्लोजर की गलती। अच्छा, अकाउंटिंग में भी मजे की गलतियां, पॉलिसी सही सेलेक्ट की, अप्लाई गलत कर दिया, या तो पॉलिसी ही गलत पिक की जो कि फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है। डिस्क्लोजर पे चलते हैं। डिस्क्लोजर में कितनी गलतियां? 3। पहली, डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, और डिस्क्लोजर दिया तो उसमें मसले हैं, और तीसरा डिस्क्लोजर देना ही तो दे दिया। मिस स्टेटमेंट है, पक्की बात है। ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो जानी, जल्दी से प्लीज। हाँ भाई, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में बारीकियां हैं, तो ये दो चीजें सीखी हैं भी आपने क्लैरिटी के साथ। यानी यहां तक कोई सवाल? ओपन टू क्वेश्चन, जल्दी बताओ जी। कैसे इन्फ्लुएंस होगा? अगर वो रिकॉर्ड कर लेता। अच्छा, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। देखो इन्होंने सवाल पूछा कि सर यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस कैसे होगा? अगर वो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेता तो प्रॉफिट हो जाता कम, तो ईपीएस हो जाती कम, ऐसा ही है। जबकि उसने क्या किया हुआ है? डिस्क्लोज किया हुआ है, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी ना। अकाउंटिंग कर लेता तो क्या प्रॉफिट रहता या कम हो जाता? तो कम हो जाता, तो हो सकता है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को क्या करता? इन्फ्लुएंस कर लेता। क्लियर है? तो अभी तो हम मिस स्टेटमेंट सीख रहे हैं, इसके बाद सीखेंगे मटेरियल है या नहीं है, तो वो भी एक अलग कहानी है, अलग एक किस्सा है। सही है जी? तो एक एक वर्ड पे हम लेके चल रहे हैं ताकि हम वहां पहुंचे। ये टेक्निकली आपके अलग अलग चैप्टर्स कवर हो रहे हैं साथ साथ, जो मैं यहाँ रेलेवेंट जगह पे कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जानी आपकी आज्ञा हो तो आगे चलें जल्दी जी। जानी अकाउंटिंग कर लिया तो डिस्क्लोज करने की तो वैसे भी नीड नहीं थी, अकाउंटिंग ही करनी थी, डिस्क्लोजर की नीड। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो है व्हेन डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड बट इज गिवन। चलो एक सवाल का जवाब दो। कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया, सही है जी? अच्छा ये चलो एक और चीज यूं भी थोड़ा सा घुमाते हैं, तुम्हें तो चैलेंजिंग बनाते हैं। कंपनी ने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया और कंपनी ने डिस्क्लोज करके एम्फेसाइज बताया कि हमने ये प्रोविजन क्यों किया है। वापस से, हाँ मेरे सवाल को सुनना और सोच के हैंड रेस करके, ऑनलाइन तो तुमसे बता सकते हो, वापस से केस को समझो।
मैंने कहा कंपनी ने अकाउंट फॉल कर लिया और कंपनी ने एडिशनली डिस्क्लोज कर लिया और उसके एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए कि ये हुआ ये था इसलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया। मिस स्टेटमेंट है? कितने कह रहे हैं? है 1 2 है 3 कह रहे हैं, यहाँ पे मना कर रहे हैं। बिल्कुल जैनब कह रही है यस। देखो याद रखना, अगर आप किसी चीज को सही बयान कर रहे हो ना एडिशनली, तो वो तो फेयर प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको घुमाया कैसे, मैंने आपको बोला कि नॉट रिक्वायर्ड, ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट दिस इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग व्हाई दिस प्रोविजन हैज बीन रिकॉर्डेड। वो एम्फेसाइज नहीं करवाना चाहता, वो खुद बता रहा है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई ये केस था इस वजह से रिकॉर्ड किया, तो ये अच्छी पिक्चर है बुरी पिक्चर है, उल्टा बता रहा है। तो ये कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये एडिशनली बता रहा है, एडिशनल गुड प्रेजेंटेशन, ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर फ्रेमवर्क। वो कहता है कि अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं तो फेयर प्रेजेंटेशन में तो ज्यादा बताना अच्छी बात है। अच्छा, अगर वो बात समझिएगा, अगर वो कोई ऐसी कहानी लिखता प्रोविजन बुक करके जो कि लोगों को मिसगाइड करती, फिर क्या होती? फिर अब आप कहते दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आप क्या कहते? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दोनों के बीच का फर्क समझ आया? एक बारीक सी लाइन है सही हो गलत की, आइदर दिस इज राइट आइदर रॉन्ग। पहले तो बात क्लियर है? चलें जी। नहीं, मैं किसने कह दिया अननेसेसरी है? आप और एम्फेसाइज करा के बता रहे हो कि आप भाई एक लास्ट लेडी भी है, ले जाओ। बात तो सुनो, मर गया ना, नेसेसरी लेके जाना दफनाना। यार बेचारा सिगरेट पीता था, शराबी पीता था, एम्फेसाइज करा रहा हूँ ना, वही बात है। नहीं बात बचा, मुझे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा भाई लास्ट पढ़िए ले जाओ। सही है भाई, सही है, लेके जाना है, मान रहा हूँ लेके जाना है, रिकॉर्ड कर लिया। बेचारा बहुत सिगरेट पीता था, बिला वजह सवाल पूछता था क्लास में, ग्रुप में नहीं हूं मैं, ये वो, ये सारी चीजें पूछता था। बट खैर था तो अच्छा इंसान, बता दिया ना, ले जाओ। क्या बताओ, दोनों में फर्क समझ आया? तो खैर आप एडिशनली बता रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब वो इंसान मरा हुआ है, 5 वक्त का नमाजी था, झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी है ना, तो गलत बयानी अलाउड नहीं, गलत बयानी इज अ मिसस्टेटमेंट। बात समझ आई? तो सिंपल रखें इसको, सही है जी जानी। अच्छा आप देखो फिर वही बात, इन्होंने कहा अकाउंट फॉल कर लिया उसने, और उसने क्लैरिटी के लिए लोगों को बता भी दिया, क्लैरिटी के लिए बता दिया ना उसने। अब ये तो आपकी कॉल है ना डीन एंड ऑडिटर कि आप एम्फेसाइज करवाना चाहते हैं, वो तो फिर वही प्रिंसिपल है, इफ यू कंसीडर दिस मैटर टू बी फंडामेंटल फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी, तो कराओ एम्फेसाइज, किसने रोका है? आप पे क्यों पाबंदी है भाई? देखो फिर याद रखना है, एम्फेसिस पे तो बाद में आते हो, पहले तो ऊपर की चौरंगियां क्लियर करके आओ कि ओपिनियन सही देना है, और उसके लिए यू नीड टू आस्क योरसेल्फ वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन obtained, or and if you have obtained sufficient appropriate audit evidence you need to conclude whether there is a misstatement, or and if there is a misstatement, तो ये कहानियां चल रही हैं, तभी सीक्वेंस बना के लाया हूं। पहले तो बात क्लियर है? तो आपने सवाल, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको सीक्वेंस भी वही फॉलो करनी है एग्जाम में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, दैट्स इट। डायरेक्ट ईओएम पे जंप मारेंगे, पहले ऊपर की क्राइटेरिया, ऊपर के तो स्टेप बाय स्टेप चलो तो जिंदगी सुकून में रहती है। पार्टनर हमसे ये नहीं पूछता है एम्फेसिस ज्यादा, वो बोलता है बेटा पहले बताओ कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, गलती को कंक्लूड करके ओपिनियन सही दे रहा है, फिर बोलता है बताओ यार कोई ऐसा मैटर तो नहीं है जो एम्फेसाइज कराना चाहिए, फिर बोलता है यार किस पे फोकस ज्यादा था उसके लिए क्या देंगे, ये ऑडिट मैटर, तो लाइन बाय लाइन चलता है ना वो भी। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी पार्टनर फर्म में पहले किसकी पंचायत करेगा? ओपिनियन की। तो हमें भी किसकी पंचायत करनी है? एंड वी नीड टू लुक एट, अच्छा कोई भी बेवकूफ वो बोले कि भाई आप पहले एम्फेसिस दे देते हैं, अबे बोलेगा पहले एविडेंस तो ले ले। तो ये बात की बात है, क्लैरिटी है? चलें जी, चलें जी भाई, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लियर है यहाँ तक? जोहेब सर, मींस इज फेयर प्रेजेंटेशन के लिए डिस्क्लोजर दे कंपनी इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग प्रोविजन, तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही सही कह रही है। ओके चलें जी, जानिए आप कुछ पूछ रहे थे, चले आप बताएं, आप तो ये सवाल हो गया ना, आप बताएं कि फ्रेमवर्क प्रोहिबिट कर रहा है कि एडिशनल डिस्क्लोजर देना अलाउड, तो आप में स्टेटमेंट है? यस डेफिनेटली, आपका सवाल में जवाब है, मना है ना, फ्रेमवर्क आपने पे लिखा हुआ है ना इसके तहत बने हुए, तो गलत तो
गलत है, सही है। यू आर कंप्लाइंग विद सम फ्रेमवर्क एंड यू आर सेइंग कि भाई वो फ्रेमवर्क अलाउ नहीं करता, तो मतलब अलाउ नहीं करता, सिंपल, सही है जी। तो आप खुद आ गए ना उस नॉलेज के अंदर, तो आप इजी है गेज करना कि हम गलती है या नहीं है। खैर, आखिरी चीज कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, क्लासिफिकेशन। आखिरी चीज है, बस खत्म हो गई क्लास। क्लास कितने बजे तक थी बेटा? 15 मिनट तेरे को अलग से भी तो बुलाया था, वो भी तो बता। इधर, खैर, अच्छा इधर, सर एग्जामिनर भी लिख सकते, बिल्कुल ऐसा है। चलें, खैर आगे सुनिएगा। क्लासिफिकेशन, अब बात समझिएगा। आपने लोन लिया हुआ था, बहुत सुकून से समझिएगा इस बात को। आपने लोन लिया हुआ था बैंक से, सही है जी, कहानी समझे फिर आगे हम चलेंगे। आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक ने कुछ शर्तें लगाई थी, कुछ कंडीशंस लगाई थी, शायद कोवेनेंट्स, बिल्कुल याद है माशाल्लाह आप लोगों को, बेहतरीन चीजें हो सब। डेट कोवेनेंट्स, डेट को प्रोवाइड करने की कंडीशंस, क्लियर है? अच्छा भाई, उसमें एक कंडीशन ये थी कि आपने करंट रेशियो को 2:1 का मेंटेन करना है। 2:, यानी आपके करंट एसेट्स 2 गुना होंगे आपकी करंट, ताकि आप अपनी ऑब्लिगेशन सेटल, क्योंकि अब अगर एक चीज अभी नहीं समझ आए तो अभी हाथ क्या रिकॉल करवाना मुझसे। क्या इस बात को मानते हो कि जब आप लोन लेते हैं तो उस लोन का करंट पोर्शन करंट लायबिलिटी में आ जाता है? नहीं समझ आई? करंट लायबिलिटी में आता है ना, जैसे लीज में होता है करंट पोर्शन, तो लोन का भी आता है। तो बैंक ये इंश्योर करना चाहता है कि उसकी करंट लायबिलिटी जो पेएबल है बाकी सारी लायबिलिटीज के साथ आपकी तरफ से पे हो जाए। तो उसके लिए आपके पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, और लिक्विड एसिड नॉन करंट से निकलते हैं करंट से, करंट से। तो उसने कंडीशन लगा दी होगी, उसने क्या लगा दी होगी? कंडीशन लगा दी होगी। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी आपको मैंने कनेक्ट कर दिया जहां पे पहुंचाना था आपको। खैर, आपने देखा ऐसी कंपनी में जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको रिस्क ज्यादा होगा क्लासिफिकेशन का, क्योंकि लाजमी लाजमी क्लाइंट ने हरकतें की हुई होंगी सारी करंट लायबिलिटीज को नॉन करंट में लेके जाने की। क्यों? ताकि वो कंप्लाई करे, ताकि वो। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई डेट कोवेनेंट ब्रीच हुआ, अगर डेट कोवेनेंट, अच्छा पहले तो कहानी लिंक हो गई ना रिस्क से, तो ये भी रिस्क है कि भाई यार क्लासिफिकेशन का भी मसला है। तो क्लाइंट ने अगर कोई डेट कोवेनेंट ब्रीच किया तो बैंक बोलेगा बेटा सारे पैसे वापस कर, तो इस केस में एसेट्स को बेचना पड़ जाएगा, तो आपकी सारी लायबिलिटी करंट में आ जाएगी। तो इससे आई थिंक इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, होगा ना? समझ आती है ना बात? तो यहाँ पे मैंने तभी लिख दिया तीसरी चीज और मिस स्टेटमेंट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की गलती भी गलती होती है। तो मिस स्टेटमेंट कितने तरीके की हो गई? 3। अच्छा सीधी जबान में क्या है? अकाउंटिंग की गलती, डिस्क्लोजर की गलती, क्लासिफिकेशन की गलती। अच्छा आप उसको ब्रेक करके बताओ, अकाउंटिंग की गलती में अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट सही की, एप्लीकेशन गलत की, या तो सेलेक्ट ही गलत कर ली। 2 चीजें आएंगे साइड में लगा दे, डिस्क्लोजर नहीं दिया, डिस्क्लोजर गलत दिया और देना नहीं चाहिए था, डिस्क्लोजर दे दिया, क्लियर है? और क्लासिफिकेशन, करंट को नॉन करंट में और नॉन करंट को। अच्छा ये अलाउड है कि एडमिन को सेलिंग में दिखा दूं सीओजीएस में? यस, डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग क्या होगी, मसला होगा कि यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। पहले तो बात क्लियर है? करिए, आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट डज इट मीन बाय मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? अगली क्लास में सीखेंगे स्कोप लिमिटेशन। हाफिज।